मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मुझे कहां से कहां तक, कभी आप भी चले आओ मेरे ठिकाने पर, कभी आप भी चले आओ मेरे ठिकाने पर। ईश्वर ने कीमती रत्न बनाई है, ईश्वर ने कीमती रत्न बनाई है। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच है। ईश्वर ने अनेकों कीमती रत्न बनाई है, उन कीमती रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच है। इसी क्रम में आज इस विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ इन चीफ ऑनरेबल सेक्रेटरी सर से निवेदन करूंगा, आप जो है आए, हमारी मातृशक्ति और जो छात्र छात्राएं विद्यालय परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। ऑनरेबल सेक्रेटरी सर। सम्मानीय अभिभावकगण, समस्त प्यारे बच्चों, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में आपके विद्यालय में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 39 क के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। भारत सरकार ने अपने इस दायित्व के निर्वहन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यतः अपने 3 उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रथम और मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब और वंचित लोग हैं, उनके समक्ष आने वाले कानूनी समस्याओं का न्यायालय के माध्यम से उन्हें त्वरित न्याय दिलाने में उनका सहयोग करना, जैसा कि उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना, उस कानूनी प्रक्रिया में आने वाले खर्च का वहन करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दूसरा और मुख्य कर्तव्य है कि जो भी भारत सरकार और राज्य सामने पेश करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि कानूनी समस्या किसी भी व्यक्ति के सामने और कभी भी और किसी भी समय आ सकती है। अभी जब मैं मुख्य मार्ग से आपके विद्यालय की ओर आ रहा था तो देखा कि नई सड़क का निर्माण हो रहा है। जब भी आप देखोगे कि कहीं उत्तराखंड में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अब सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप देखोगे जब सड़क का निर्माण कार्य चलता है तो हो सकता है कि कोई आपका पड़ोसी जो लगभग आपके साथ 20 वर्षों से 25 वर्षों से सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहा हो, और कोई आपकी जमीन हो जो रोड के किनारे पड़ रही हो। अब रोड वहां से गई तो आपको पता चला कि ये जमीन तो रोड के किनारे पड़ रही है और इसकी वैल्यू बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है आपका पड़ोसी जो पहले कुछ समय पहले तक ये जमीन बताता था कि आपकी है, लेकिन जैसे उसे पता चला कि रोड के किनारे पड़ रही है तो वो हो सकता है कि संपत्ति पर अपना दावा कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जमीन पर कब्जा कर ले, क्योंकि वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति से आपको निराकरण करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऐसी अगर कोई परिस्थिति बनती है तो आप सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराकर आपका न्यायालय में केस दायर करवा के आपको उस जमीन का कब्जा दिलाने में सहयोग करेगा। तो इससे आप सब लोग अवगत हो गए होंगे कि कानूनी समस्या या कानूनी पेच कभी भी किसी व्यक्ति के सामने आ सकती है।
अभी हम लोगों ने कुछ एक बुक भी आप लोगों को वितरित किया है। उस बुक के प्रथम पेज पर आप देखेंगे, कवर पेज पर देखें, सब बच्चों के पास है। कवर पेज पर देखें टोल फ्री नंबर, सबसे कवर पेज पर एक टोल फ्री नंबर लिखा होगा 1800 लिखा है जी। ये टोल फ्री नंबर लगभग 10 डिजिट का है, तो शायद ग्रामीण क्षेत्र में इस टोल फ्री नंबर को याद रख पाना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है। 1800। तो इसीलिए अभी कुछ दिन पहले एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया, आप चाहें तो बच्चे नोट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 होता है, आपातकालीन हेल्पलाइन 112 होता है। उसी तरह भारत में पहली बार लीगल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 15100 15100। कितना नंबर है? आप अगर किसी भी व्यक्ति के सामने कोई कानूनी समस्या आता है तो 15100 नंबर पर डायल करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस कानूनी समस्या जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो सबसे पहले तो 12 भाषाओं में संचालित है, और दूसरा जैसे मान लीजिए कोई पुलिस हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करते हैं, मान लीजिए कोई महिला कॉल करती है, तो हो सकता है कि उसका कॉल कोई पुरुष उठाए, तो हो सकता है जो महिला है वो अपनी बात अच्छे तरीके से। हर एक जगह जो है देव नृत्य होते रहते हैं और इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। और हम सबको इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा और देवभूमि को देवभूमि की ही रहना देना हम सबका जो है परम कर्तव्य भी है, क्योंकि इसी कारण से जो है इन चारों धामों के कारण से उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है स्थान मिला है, नाम मिला है। इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारे 8th क्लास की नन्हे मुन्ने बालिकाओं के द्वारा खेल जुमेला की शानदार प्रस्तुति हमारी छात्राएं देंगी। सही तरीके से कहने में सक्षम होगी, तो इसीलिए आप इसमें इसका भी चयन कर सकते हैं और आप महिला अधिवक्ता से अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद महिला अधिवक्ता आपकी बात सुनेगी और उससे कानूनी सलाह देगी। लेकिन ज्यादातर मामलों में कानूनी सलाह प्राप्त करने से आपको पता तो चलेगा कि मुझे केस दायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन समाधान मामले का तभी हो पाएगा जब आप न्यायालय में केस दायर करेंगे। तो उस हेल्पलाइन नंबर में अंततः आपको यह सूचना दी जाएगी कि आप नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी के साथ ऐसी कोई समस्या होती है, कोई भी कानूनी समस्या आती है, तो आप 15100 नंबर पर कॉल करें और उसमें कानूनी सहायता उपलब्ध होगी आपको। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनके पिता जो है कहीं पर मजदूरी कर रहे होंगे, चाहे यहाँ कर रहे हैं या पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी का काम कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। और बहुत बार होता है कि जब वो कार्य करते रहते हैं, उस दौरान जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, पुल निर्माण का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ ट्रक में ड्राइवर हैं या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर या मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में जो मजदूर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग संभवतः देखते हैं कि प्राय जो ठेकेदार होता है वो थोड़ा बहुत पैसे देकर मामले को रफा दफा कर देता है। और बहुत बार तो ये जो ठेकेदार होता है वो कोई घायल व्यक्ति उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया और वहीं तक अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर कभी कोई ऐसी समस्या होती है तो आप जरूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन का केस आपके लिए करेंगे और उसमें एक अच्छा खासा धनराशि उस व्यक्ति को, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा था और दुर्घटना। रुद्रप्रयाग बाजार में गए होंगे तो देखा होगा मार्केट में एक डाट पुलिया बना हुआ है। तो अभी 3-4 वर्ष पहले वो डाट पुलिया का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ एक 19 साल का मजदूर डाट पुलिया के निर्माण में काम कर रहा था और ऊपर से एक पत्थर आया पहाड़ से और मजदूर को चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी लगभग 19 वर्ष उम्र थी। क्योंकि मामला बाजार का था, तुरंत न्यायालय तक पहुंच गया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक मैं इस जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वर्कमैन कमिश्नर के पद पर भी मैं तैनात था, तो उस मामले में हम लोगों ने जब केस को डिसाइड किया तो लगभग उसको 24 लाख रुपए, उसके परिवारजन को 24 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। जब हम लोगों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, उसके परिवारजन से बातचीत करने का प्रयास किया और सब कुछ पूछा, तो पता चला कि ठेकेदार और उनके बीच लगभग 5000 रुपए में पूरे मामले को रफा दफा करने की बात हो चुकी थी।
और उसी मामले में जो है न्यायालय के माध्यम से उसे 24 लाख रुपए का मुआवजा मिला। तो आप समझ लीजिए कितनी बार हमें जानकारी के अभाव में एक अच्छा खासा मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो हम सभी लोगों से, यहाँ पर बैठे सभी ग्रामीण परिवेश के लोग, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का सड़क निर्माण, पुल निर्माण या किसी आवास निर्माण, किसी के घर में बना रहा है, लेंटर बना रहा है, वहां पर चोट, हमारे गांव का रहने वाला था, उसी पर केस करना, हम लोग प्राय ऐसा सोचते हैं और इस उधेड़ बुन में फंस जाते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको प्राय सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देनी चाहिए या स्वयं ही पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जो न्यायालय द्वारा मुआवजे की धनराशि तय की जाती है, अगर वाहन बीमाकृत है, लगभग जो भी वाहन सड़क पर चल रहे हैं, खासकर कॉमर्शियल वाहन लगभग सब बीमाकृत होते हैं, और ऐसे मामलों में जो मुआवजे की धनराशि कोर्ट द्वारा तय की जाती है वो अच्छा खासा मुआवजा होता है। किसी मामलों में 25-30 लाख, अगर अच्छा कोई सर्विस क्लास में है तो हो सकता है करोड़ रुपए भी मुआवजा उसका बन जाए। तो उसका देने की जो जिम्मेदारी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये कतई नहीं सोचना है कि हमारे गांव का ही रहने वाला व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार ही है, तो उसके विरुद्ध केस क्यों करें। ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसकी सूचना जरूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे। हम लोग प्रयास करेंगे कि उस मामले में आपका न्यायालय में केस दायर करवा के उचित मुआवजा न्यायालय से दिलवा सके। दूसरा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, ग्रामीण लोग, उनके जो महिलाएं हैं उनके पति किसी वाहन को चलाते होंगे, ड्राइवर का किसी के साथ कार्य करते हैं, या शिक्षक गण भी बैठे हैं, कभी मान लीजिए उनके पास वाहन है और उन्हें देहरादून जाना है तो उन्होंने किसी ड्राइवर को अपने साथ रख लिया, और ड्राइवर जो है वाहन को चलाते वक्त लापरवाही से चलाया या और उसने वाहन को दुर्घटना, किसी वाहन ने उसे टक्कर नहीं मारा, खुद अपनी लापरवाही से जो है पहाड़ से टकरा गया, नदी में गिर गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कभी ऐसा, तो हम लोग प्राय शिक्षक भी और हम लोग प्राय ऐसा सोचते हैं कि अब उसकी जो भी पैसे देने की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी है, हम लोग प्राय ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर किसी व्यक्ति को हमने काम पर रखा है ड्राइवर के तौर पर, उसकी वाहन चलाते समय मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों में भी हम वर्कमैन कंपनसेशन का केस कर सकते हैं न्यायालय में, और उसमें जो है कंपनसेशन देने की जो जिम्मेदारी न्यायालय द्वारा तय की जाती है वो इंश्योरेंस कंपनी पर की जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो वाहन है सब बीमाकृत होते हैं। तो ऐसे मामलों में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे या पुलिस को दे, जिससे कि आप लोगों को केस दायर करके एक अच्छा खासा मुआवजा मिल सकता है। एक इसी तरह जैसे आज शिविर मैंने लगाया है, ऐसे ही राजकीय इंटर कॉलेज पांजना में हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक शिविर लगाया था। तो जब शिविर खत्म हुआ तो वहाँ एक महिला भी बैठी थी। महिला से जब हम लोगों ने पूछा कोई समस्या है तो महिला आई और उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले हमारा पति वाहन चला रहा था, डंपर चलाता था, वाहन को बैक करते समय नदी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब हम लोगों ने और तहकीकात की, बातचीत किया, हमने पूछा कि क्या कुछ मुआवजा मिला, तो बताया कि इसमें जो है दोनों पक्षों का 3000 रुपए में समझौता हो गया। और जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने उसका केस कोर्ट में दायर कराया। हमें आशा है कि लगभग कम से कम 15 लाख रुपए तक हम उसे मुआवजा दिला पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कभी कभी कितनी जानकारी के अभाव में हम कितना बड़ा राशि छोड़ देते हैं, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, उनके किसी जो कमाने वाला व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भारी संकट पैदा हो जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी अगर कोई भी परिस्थिति बनती है, सभी शिक्षक गण से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी सूचना मिलती है जहां पर किसी के कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई घायल हो जाता है, क्योंकि प्रायः बच्चे जो है इस तरह की सूचना स्कूल में शिक्षकों को देते हैं, तो आप जरूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने का कष्ट करें। जितने भी परिवारजन में या कोई भी ऐसे जानकार हो जिनके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो और कोई अभी तक मुआवजा न मिला हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो तो इसकी सूचना जरूर हम तक दें। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों को उचित मुआवजा न्यायालय के माध्यम से दिलवा सके। जन को 1-2 लोगों को भी अगर हम मुआवजा दिलाने में न्यायालय के माध्यम से सफल होते हैं तो हम का उद्देश्य सफल हुआ। दूसरा, हम आप लोगों से बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जब जितने भी यहाँ डांस के प्रोग्राम हो रहे तो लगभग सभी बच्चे उसको मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब सभी बच्चे मोबाइल का प्रयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। सभी ग्रामीण लोग जो महिलाएं हैं वो भी ज्यादा, किसी किसी के हाथ में 2-2 फोन भी दिख रहा था।
तो इसका मतलब सभी बच्चे, और बारे में बातचीत करने से पहले एक प्रश्न मैं सभी बच्चों से पूछता हूं, यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में 2-2 मोबाइल फोन है? हाथ खड़ा कर। एक बच्ची के पास है। सभी बच्चों के घर में होंगे। और मैं तो ऐसा भी मानता हूँ किसी के पॉकेट में भी 2-2 मोबाइल फोन होंगे। तो ऐसा लगभग सभी बच्चों के घरों में मोबाइल फोन 2 क्या 3-4 भी होंगे। या मैं ये भी संभवता है कि जिसके घर में 1 मोबाइल फोन होगा उसमें 2 सिम जरूर लगे होंगे। इसका अर्थ है कि सभी बच्चे, सभी लोग जो है मोबाइल का प्रयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। और ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं सभी बच्चे? नहीं। ऐसा कोई बच्चा है जिन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप का नाम ही नहीं सुना? नहीं। सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर महिलाओं को। जब भी हम फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में एक लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसका ऑप्शन जब आप यूज करेंगे उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल को देख नहीं सकता है, सिर्फ वही प्रोफाइल को आपका व्यू कर सकता है जो आपके फ्रेंड लिस्ट में एडेड हो। इसका अर्थ होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी हमें फेसबुक के जरिए देखते रहते हैं, हमारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और उसी में क्योंकि महिलाओं से अपराध के संबंध एक बहुत बड़ा है कि महिला जिस भी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है, अपराध वही व्यक्ति उसके साथ कर देता है। महिलाओं के साथ जितना भी अपराध होते हैं उसमें 90% अपराध करने वाला व्यक्ति वही होता है जिस पर महिला सबसे ज्यादा विश्वास करती है। ऐसा पुरुषों के साथ अपराध में ऐसी दृष्टि नहीं रहती है। इसका मतलब महिला जिस पर विश्वास कर रही है वही उसका अपराधी होता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा हम लोग देखते हैं, कोर्ट में भी देखते हैं और डेटा भी ऐसा ही कहता है। इसका अर्थ है कि जब भी हम कोई भी, अभी एक घटना का भी जिक्र आपसे करेंगे अगस्त मुनि का। वहां पर क्या होता है कि एक महिला थी, एक लड़की थी, 12वीं में पढ़ती थी। उसके घर वालों ने किसी लड़के से जान पहचान होगी, बातचीत हो रही हुई, लेकिन उसके घर वालों ने कहीं और शादी के लिए बातचीत शुरू किया और लड़का उससे गुस्सा हो गया और लड़की के कुछ फोटोग्राफ जो है फेसबुक पर डले होंगे, वहां से उसने फेसबुक से डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके नग्न अवस्था में तस्वीर बनाकर उसको जो फेसबुक पर वायरल कर दिया। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, वो 3 साल की सजा जेल में काट रहा है। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कभी भी अपने इस तरह के प्रोफाइल फोटो जो है फेसबुक पर अपलोड न करें, उसका कभी कोई दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा, व्हाट्सएप के भी जरिए बहुत सारे अपराध होते हैं। व्हाट्सएप पर 1-2 अपराध का जिक्र मैं आपसे करूंगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए फेसबुक का मैसेंजर यूज कर रहे हैं आप या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो आपने किसी का नंबर सेव कर रखा है, आपके पास कॉल आता है, आपको पता चल जाता है कि मिस्टर XYZ जो हमारे रिश्तेदार हैं वो फोन कर रहे हैं। और खासकर पुरुषों के साथ कभी ऐसा होता है कि कोई कॉल कर रहा है, अगर कॉलर महिला है तो उठा भी लेते हैं, हम जानते हैं कि महिला हमारे फ्रेंड में नहीं है या इस तरीके से भी इसका नंबर नहीं है। एक ऐसी घटना ऊखीमठ में सामने आई जहां पर एक व्यक्ति को कॉल आता है, एक महिला कोई कॉलर होती है, वो कॉल आता है, वो आकर्षण में व्यक्ति उठा लेता है, उससे फोन 1-2 मिनट का बातचीत होता है। उसके बाद महिला नग्न अवस्था में होकर एक वीडियो उस व्यक्ति के साथ बना लेती है और उसके बाद वीडियो बना के कुछ दिनों बाद उसको फोन करती है कि आप जो है 10,000 रुपए इस अकाउंट में डालो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। वो व्यक्ति डर जाता है, 10,000 रुपए उसके अकाउंट में डालता है। थोड़े दिन बाद फिर इसी तरह का फोन करती है 20,000 रुपए डालने। वो अपने रिश्तेदार इत्यादि से पैसा इकट्ठा करके वो डाल देता है। फिर कुछ दिन बाद 40,000 रुपए की मांग करता है। उस व्यक्ति के पास उतना पैसा होता नहीं है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा का भी डर होता है कि ये व्यक्ति अगर इस वीडियो को वायरल कर देगा तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है अलकनंदा नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे देता है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कभी भी इस तरह का ऐसे अननोन व्यक्ति का कॉल आए जिसको आप नहीं जानते हैं, बहुत बार इस तरह की कॉल आ रहे हैं जहां पुलिस का ड्रेस पहन के कोई कॉल कर रहा है, इस तरह का कोई भी कॉल आपके पास व्हाट्सएप या मैसेंजर के माध्यम से आए तो कभी ना अटेंड करें। कभी साइबर अपराधी अलग अलग फॉर्म में आपके साथ अपराध कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप पर बहुत बार हमारे पास कुछ मैसेजेज आ जाते हैं अननोन नंबर से और उसमें कोई लिंक दे देता है। कभी कभी उस लिंक को भी नहीं क्लिक करना चाहिए। वो लिंक कभी कभी हमारे बैंक खाते से जुड़ा होता है और उसमें हमारा पैसा कट जाता है। तो ये सब थोड़ी बहुत सावधानी बरत के आप जो है साइबर अपराध से बच सकते हैं। दूसरा साइबर अपराध जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है
जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन को मान लीजिए स्क्रीन टूट जाता है, स्पीकर खराब हो जाता है, आप मोबाइल फोन को किसी दुकानदार को देते हैं बनाने के लिए। और पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, अगर उसका गांव का ही कोई व्यक्ति है जिसका बाजार में दुकान है तो उसे मोबाइल का सिम लगा हुआ सब कुछ सही मोबाइल उसे दे देता है, उसको पूरा विश्वास करता है कि वो हमारे साथ कोई अपराध नहीं करेगा। क्योंकि साइबर अपराधी को अगर किसी भी व्यक्ति को आपके साथ अपराध करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसे 4 सेकंड का समय चाहिए होता है। अगर उसने मान लीजिए आपने उसको मोबाइल दे दिया, मोबाइल में उसने बहुत सारे ऐसे चाइनीज ऐप है, नाम लेना उचित नहीं होगा, अलग अलग नाम बदलते रहते हैं, उसको क्या करेगा, जैसे आपका मोबाइल पाया और मोबाइल में चाइनीज ऐप डाउनलोड कर देगा। आप मोबाइल लेकर घर आए और उसको जैसे इंटरनेट से जोड़ा, वो जो है मोबाइल अपना काम करना शुरू कर देता है। जब आप स्क्रॉल मोबाइल में मान लीजिए कोई ऐप आपने फेसबुक व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड किया। लेकिन अगर किसी ने वो चाइनीज ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दिया तो आप देख नहीं पाओगे, आप स्क्रॉल करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कोई किसी ने ऐसा ऐप डाउनलोड कर दिया। और जब वो ऐप डाउनलोड करेगा तो वो एक अपना मोबाइल नंबर भी उसमें इंटर कर देगा। और जैसे आप उस मोबाइल को जिसमें चाइनीज ऐप डाउनलोड हो गया आप घर पर लाओगे, इंटरनेट से जोड़ा, तो सबसे पहले क्या करेगा, मोबाइल आपका कैमरा को ऑन कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा किसी ने मोबाइल का कैमरा ऑन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जो भी अपने फेसबुक व्हाट्सएप या जो भी आप मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब चीज का फोटोग्राफ खींच के उस थर्ड पार्टी को भेजता रहेगा जिसका उसने मोबाइल नंबर इंटर किया, हो सकता है उसका अपना। तो ऐसे मामलों में बहुत बार दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर महिलाओं के निजी तस्वीर किसी व्यक्ति के पास चले गए और वहां पैसे की मांग हुई, फिर अंततः सुसाइड की घटना सामने आई। तो आप सबसे अनुरोध मैं करूंगा, खासकर महिलाओं से अवगत भी कराया था कि सबसे ज्यादा जो अपराधी होता है उसका करीबी और विश्वसनीय व्यक्ति उसके साथ अपराध करता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल कभी भी किसी व्यक्ति को न दें। हमेशा अगर मान लीजिए कभी खराब हो गया मोबाइल, अगर आपको बनाने के लिए देना भी पड़ता है दुकानदार को, कोशिश करें कि मत होंगे। कुछ दिन पहले यहाँ जिला मजिस्ट्रेट मनोज गोयल हुआ करते थे, सहमत हैं आप? तो क्योंकि मैं इस जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर भी मैं तैनात था, तो क्या होता है कि एक दिन एक अपराधी जो होता है, साइबर अपराधी, जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनका व्हाट्सएप पर प्रोफाइल बना लेता है, अपना जिला मजिस्ट्रेट का फोटो लगाकर जिले के लगभग 30 अधिकारियों जो राजपत्रित अधिकारी थे उन सबको उस प्रोफाइल से मैसेज करना शुरू कर देता है। और मैसेज हद तब पार हो जाती है जब उस मैसेज में वो काम बताता है कि ऐसा ऐसा करो, और व्यक्ति वो काम करके, जो अधिकारी होते हैं वो काम करके उसको सूचना देते हैं, और ये पूरा सिलसिला लगभग 10-15 दिनों तक चलता रहता है। आप समझ लीजिए बाद में फिर उस किसी अपराधी ने कहता है कि एक अधिकारी को कि 20,000 रुपये आप दे दो, हमारा कोई बीमार है, मैं अभी मीटिंग में हूँ। तब जाकर पता चलता है कि किसी ने जिला मजिस्ट्रेट का फर्जी व्हाट्सएप पर अकाउंट बना के इस तरह का खेल कर रहा है। और जब उसकी ट्रायल के दौरान, क्योंकि सब ट्रायल मैंने ही किया था, तो उस दौरान हमने देखा कि एक एक व्यक्ति से, एक एक अधिकारी से जो राजपत्रित तरीका 70-70, 80-80 बार बातचीत हो रखी, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उस सबका पालन करके उसके द्वारा काम किया गया। सोच लीजिए, तो साइबर अपराध अगर जिला मजिस्ट्रेट के साथ हो सकता है तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह के अपराध किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हो सकता है। तो आप सब लोगों को इस मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। साइबर अपराध से सब लोग सोच रहे होंगे कि साइबर अपराध के बारे में आप बातें तो कर लिए, लेकिन बचने का क्या तरीका है? तो साइबर अपराध से बचने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपसे साझा करता हूं। शिक्षक हमसे सहमत होंगे, जब मोबाइल का डेटा 7-8 साल पहले बहुत महंगा हुआ करता था, 100 रुपए का 10 MB 20 MB ऐसे मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे कि इंटरनेट का डेटा ऑन करते थे, कोई चीज देखा और फिर उसको डेटा को ऑफ कर देते थे। लेकिन जब इंटरनेट का डेटा बहुत सस्ता हो गया तो हम लोग प्रायः कभी भी इंटरनेट का डेटा ऑफ नहीं करते हैं। तो साइबर अपराध से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप इंटरनेट का डेटा कम से कम 2 बार दिन में ऑन ऑफ करें, तो आपके साथ कभी साइबर अपराध की घटना नहीं होगी। जैसे खासकर मान लीजिए कि अगर आप घर में सोने जा रहे हैं रात में, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इंटरनेट की आवश्यकता, अपना मोबाइल का डेटा ऑफ कर दें। अगर ऐसा, या शिक्षक हैं तो मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको इंटरनेट की कोई आवश्यकता, आप अपना डेटा ऑफ कर दें। अगर आप अपने मोबाइल का डेटा दिन में 1-2 बार ऑफ करेंगे तो आपके साथ कभी साइबर अपराध की घटना नहीं होगी। और ज्यादातर जिस भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना होती है, आप उनसे बातचीत करेंगे तो लगभग यही आपसे साझा करेगा
कि मैं इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखता रहता था मोबाइल में, इस तरह से साइबर अपराध की घटना हो। आप सब लोग गूगल यूज करते हैं? लगभग सभी लोग यूज करते हैं। गूगल की एक खासियत बताता हूँ, शायद हो सकता है कि आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी दो लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग बैठे हैं, आपको एक किताब खरीदने या कोई मोबाइल खरीदने के बारे में सोचते हैं और आपके पॉकेट में आपका मोबाइल है जिसमें इंटरनेट ऑन है। आपने सोचा कि ऐसा मोबाइल, या दो लोग बैठे हैं आपस में बातचीत करते हैं कि मैं जो है सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल ले लेता हूँ। आपने बातचीत किया और 2-5 मिनट बाद जब आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो आप देखेंगे फेसबुक पर बहुत सारे ऐड आपको दिखने लगेंगे जो दिखाएगा कि आप अमेजोन से लेंगे मोबाइल तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे लेंगे तो आप आश्चर्य करोगे कि मैंने तो अभी तक, कल तक मैं अपना फेसबुक देख रहा था, कभी मोबाइल का कोई ऐड नहीं दिखाया। जैसे हमने बातचीत किया मोबाइल खरीदने का और उसके बाद 5 मिनट बाद मोबाइल खोला तो इंटरनेट पर दिखने लगा कि इस तरह के डिस्काउंट। तो आप सोचोगे मैंने तो अभी तो कुछ टाइप भी नहीं किया, कैसे मोबाइल? हद तो तब पार हो जाएगी जब आपने कुछ बोला भी नहीं, अपने मन में सोचा और 5 मिनट बाद देखना आपके मोबाइल में वो सभी डेटा दिखने लगेंगे। किसी ने इसको अनुभव किया? अनुभव किया? तो आपको आश्चर्य लगेगा कि किस तरीके से चीजें हो रही। तो सोच लीजिए कि हमारी किस तरीके से निगरानी की जा रही है डिजिटल वर्ल्ड में। तो हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत सावधानी बरत के हम इस तरह के साइबर अपराध से बच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभिभावकगण भी उपस्थित हैं। ज्यादातर मैं उदाहरण के तौर पर चीज आपसे बात करूंगा। ज्यादातर जब अभिभावक होते हैं तो उनको एक हमेशा मन में संशय बना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके समकक्ष के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। लगभग हम लोग प्रायः ऐसा ही सोचते हैं और यहाँ जो बैठे हैं अभिभावकगण वो भी प्रायः ऐसा ही सोचते होंगे। एक उदाहरण दूंगा, शायद हो सकता है कि आपकी भावना गलत साबित हो। एक व्यक्ति, पहाड़ों में ज्यादातर लोग फौज में होते हैं, तो वैसे ही एक व्यक्ति फौज में था और अपने बच्चे को कानपुर के एक स्कूल में दाखिला करा रखा था। जब फौजी घर आया तो अपने बच्चे का किताब कॉपी देखने लगा कि क्या स्कूल में पढ़ाई होती है। जब उसने किताब कॉपी देखा तो उसके भूगोल पे कॉपी देखा उसने, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें प्रायः हम लोग मैप में, भारत के मैप में नदियों को दर्शाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। तो उसने देखा कि गंगा नदी को ऊपर से कानपुर तक दर्शा रखा है जबकि वो नीचे तक जाती है। तो वो बड़ा विचलित हुआ और सोचा कि हमारे बच्चे को गलत शिक्षा दी जा रही है। तो अगले दिन क्या होता है कि उसके फौजी पिता जो है प्राइवेट स्कूल में जाता है और प्रधानाचार्य से मिलता है और कहता है कि मुझे जितना भी मैं कमाता हूँ उसका लगभग 20% अपने बच्चे के पढ़ाई पर खर्च करता हूँ और आप हमारे बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो जैसे उसकी बात खत्म होती है प्रधानाचार्य उत्तर देते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी सच्ची घटना है, सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। प्रधानाचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जितने शिक्षक हैं इस प्राइवेट स्कूल में, उनको जितना वेतन मिलता है उससे गंगा नदी कानपुर से आगे नहीं बढ़ सकती। इसका अर्थ गीता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी शिक्षकों का उचित सम्मान करें और सभी शिक्षक से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चों को समुचित और समर्पित भाव से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। वैसे तो उन बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन वैसे दिशा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही है जो आप उन्हें दिशा दे सकते हैं। तो अतः मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें जिससे कि उनके भविष्य की अच्छी रखवाली हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल जज सर। अपने हमारे प्यारे छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, उपस्थित सम्मान जनता को बहुत ही बहुमूल्य कीमती बातें बताई हैं और एक कानून, चाहे सामान्य कानून के बारे में जानकारी दी हो या साइबर कानून के बारे में जानकारी दी हो। और हम आशा और विश्वास करते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति हम सब के मन में आदरणीय जज सर की बातों से हमें बहुत कुछ कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ होगा कि हम आगे, हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम फर्स्ट अक्सर क्या लेंगे, क्योंकि हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जब हम किसी चीज के बारे में अननोन होते हैं
अज्ञान होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है लो होता जाता है। बहुत बड़ी उदाहरण जो है सर ने दिया कि महिला के साथ जब समझौता हो जाता 3000 कंपनसेशन में हस्बैंड बनने के बाद, और एक सिक्के के पहलू के समान हस्बैंड वाइफ होते हैं जो पूरे जीवन भर जीते हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज हो जाता है कि 3000 कंपनसेशन मिलेंगे और उसमें बात समाप्त हो जाती है। बहुत ही बड़ी बात, दूर की बात में ये जियासी बहुत ही सहयोग से उक्त महिला को जो है 15 लाख रुपए मिल रही है, और 15 मरने वाला तो मर गया, ये आप सब जानते हैं, वो रिटर्न होने वाले नहीं है, लेकिन जो आश्रित है, जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, उनका भरण पोषण हो जाए, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर भी अगर हमारी कोई मातृशक्ति कोई ऐसी है कि जिनके साथ जो है कोई इस प्रकार से जो है घटना घटित हुई है, तो आप अपने सम्मुख यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप जो है अपनी बातों को यहाँ पर जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, आप लिखित में दीजिए, हम जो है आदरणीय जज सर के सामने, मैडम के सामने जो है आपकी बातों को जो है लिखित में दे देंगे, ताकि समय आने पे उसका जो है निराकरण हो जाए और उचित कंपनसेशन मिल जाए। तो जो भी जो है मातृशक्ति या यहाँ पर कोई समस्या है, हमारे जो है सम्मानित अभिभावक पुरुष वर्ग जिसके साथ भी कोई समस्या है, तो आप अपनी बातों को बेहिचक लिखित रूप से, मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट, यहाँ पर उपस्थित मैडम, आम जनमानस और प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावक संघ के अध्यक्ष, सदस्यगण, मैं एसएस चोपड़ियाल विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे विद्यालय में आए और आपने हमारे बच्चों को, अभिभावकों को और हमें न्याय से संबंधित जानकारी दी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसे हम भी नहीं जानते थे, और हमने उन्हें आज सुना कि किस प्रकार से एक मोबाइल नेट खुला होने पर भी वो हमारी निगरानी करता है। हकीकत में जो हम देखते हैं या हम जो सोचते हैं वही मोबाइल में आने लगता है।